घड़ी की सुइयां 3 बजने का इशारा कर रही हैं और ये इशारा आपके लिए भी कि अगर घरों से अभी तक नहीं निकले हैं तो निकल जाइए, क्योंकि ये महापर्व है मतदान का। हर त्योहार साल में एक बार आता है, ये त्योहार 5 साल में एक बार आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया वोट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और लगातार ये कवरेज जारी है। आपको बता दें अब तक के क्या कुछ आंकड़े रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक अगर हम बात करते हैं कितना फीसद मतदान हुआ है तो ये आंकड़ा रहा है 39.92%। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और यहाँ पर 49.27% वोटिंग हुई है। सबसे कम महाराष्ट्र में 31.55% मतदान। वहीं असम में 1 बजे तक 45.88% वोटिंग हुई है। बिहार में 1 बजे तक 36.69% वोटिंग। उत्तर प्रदेश, जहां से सियासत का रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है, 38.12% मतदान। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो थोड़ा बहुत रुझान नजर आ रहा है मतदाताओं में। 44.67% वोटिंग हुई है। तो छत्तीसगढ़ में 46.14% वोटिंग दर्ज की गई है। अब आइए महाराष्ट्र में 1 बजे तक 31.55% वोटिंग दर्ज की गई है। और दादर और नागर हवेली की बात करते हैं तो यहाँ पर 39.94% वोटिंग हुई है। गोवा में 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आंकड़ा है वो है 49.04%। वहीं गुजरात की बात की जाए तो 1 बजे तक 37.83% ये वोटिंग रही है। तो कुल मिलाकर काफी कम आंकड़ा ये माना जा रहा है। 1 बजे तक 39.92% मतदान हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़े हुए हैं। इस बीच मेहमानों का रुख करेंगे गीतू, लेकिन उससे पहले एक अपडेट भी तमाम दर्शकों को बता देते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में महिलाओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। महिलाओं ने अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर के विरोध किया है। महिलाएं मुखर हो रही हैं और महिलाओं ने मतदान केंद्र पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन काटा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें मालदा, उत्तर मालदा, दक्षिण जांजगीर और मुर्शिदाबाद सीटें शामिल हैं। तो मतदान केंद्रों पर महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में यहाँ पर महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और साफ तौर पर ये कहना है इन महिलाओं का कि हमें अधिकार चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। वोट को बॉयकॉट कर इसलिए कि हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। एमपी एमएलए कोई भी यहाँ पर नहीं आते हैं। 2 ब्रिज है, सड़क है। हर बार बारिश में हम लोगों के बच्चे, महिलाएं, गर्भवती जो महिला है उसने सब समय हर बार कुछ ना कुछ समस्या होता ही रहता है। कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। हम लोगों को एक ही भी समस्या है कि हम लोगों की बातें उन लोग हर सरकार को, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। बच्चा सब पढ़ते जाती है, नैया डूब जाती है। ग्राम समाज लोग मिल करके उसको बच्चा गुला को उठाने की कोशिश करता है। उसमें केहू भी बच्चा मिलता है, कभी कोनो बच्चा मिलता है, कभी किसको बाप माई के प्राण तकनीक कैसा रहती है। सब दिक्कत 45 साल से मेरा तो शादी हुआ है 45। और वहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शेखर सुमन, और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, शेखर सुमन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, अभी अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम मुद्दे उठाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरडी अखिलेश यादव जी को चिंता है देश के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, दलित पिछड़ों को न्याय, हक, अधिकार देने की उन चिंता है और वो बात स्वाभाविक है। पूरा देश उनको सुनना चाहता है तो उन्होंने अपनी बातें रखी होंगी। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास तो पिछले 10 सालों का लेखा जोखा है और 25 सालों का विजन है। लेखा जोखा पहले बताने क्या है, आगे की बातें तो उन पे छोड़िए। कल्पनाओं में हम नहीं जीते। क्या 20 करोड़ रोजगार जो मिलने चाहिए थे मोदी जी के वादे के हिसाब से मिल गए? क्या किसानों की आमदनी हो गई दूनी? क्या महंगाई कम हो गई? क्या रुपए और डॉलर की बराबरी हो गई 10 साल के राज के बाद भी? क्या है उनके पास उपलब्धि बताएं। 13 बार योगी जी के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ है और ये कोई ऐसे नहीं किसी से किया है, ये सरकार के संरक्षण में हुआ है।
यही कारण है कि कहीं बुलडोजर नहीं चला है। बीजेपी कह रही है 80 की 80 लोकसभा सीटें उनके खाते में आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, 80 की 80 लोकसभा सीटों की हार उनके खाते में है। एक आखिरी सवाल, अमेठी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अमेठी से कांग्रेस के शहजादे भाग गए हैं रायबरेली, अब जनता उन्हें वहां से भी भगाएगी। ये बहुत छोटी बात है। राहुल जी देश के बड़े नेता हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी कहीं भी डिमांड हो सकती है। ये छोटी बातें हैं। तो अगर ये मान लीजिए प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाए गुजरात छोड़ के भाग गए, ये अच्छी बातें नहीं हैं। लीडर हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, उनको लोग मांगते हैं और जिस सीट से वो लड़ रहे हैं उनके परिवार की बहुत पुरानी सीट है। मैं समझता हूँ लगभग 50 साल पुरानी सीट होगी और वो लड़ रहे हैं रायबरेली से, वो भी उनके परिवार की सीट है। आदरणीय सोनिया जी वहाँ से MP थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन केटी के साथ मैं। इसमें 10 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, तीसरे चरण का मतदान है। हमारे साथ मौजूद है सहकारिता मंत्री BL वर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है बदायूं का। ठीक इस समय बदायूं में मतदान चल रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं बदायूं के मतदान? मैं सभी बदायूं के हों, उत्तर प्रदेश को, देश के मतदाताओं से अपील करता हूँ बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। वो मत उनका एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। और जहाँ तक बदायूं लोकसभा का सवाल है, क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मेरा गृह जनपद है, गृह नगर है उज्जैन। मैंने मतदान भी किया है और जिस तरह से भाजपा के पक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को 30 बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, तब मैं कह सकता हूँ कि आप बदायूं तो जीतेंगे ही। हम पहले दूसरे चरण की सीटें सभी जीत रहे हैं और 80 में से 80 कमल खिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की मान जनता और भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से बेताब है। बदायूं में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है और उनके ही परिवार से आदित्य यादव बदायूं में। क्या जनता ने उस परिवारवाद के खिलाफ वोट किया है? क्या इस समय हालात है? देखिए, इस पार्टी का नाम समाजवादी जरूर है, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी है। जिस यादव समाज ने बढ़ चढ़ करके उनको सहयोग करने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, लेकिन आज उस यादव समाज से अगर देखा जाए तो किसी को भी टिकट देने का काम भी उन्होंने नहीं किया है। चुनाव हो रहा है, कितनी सीटें आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी? ये 93 पे पूरा तो मैं नहीं कह सकता कि पूरे देश का चुनाव होता है, एनालिसिस पत्रकार ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अब हर चरण में हम बहुत आगे जा रहे हैं और जो भी चरण में चुनाव होंगे उसे सभी में आगे जाएंगे और 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाएंगे। आपने सुना, हमारे साथ थे BL वर्मा जी। उन्होंने कहा, वो बहुत आश्वस्त लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का जो लक्ष्य लिया है उसको पूरा करने में सक्षम है। मेरे देश के सभी जागरूक युवा भाई बहनों से एवं सभी बुजुर्गों से विनती है कि आपका मतदान अवश्य कीजिए। मतदान करके आप फिर से एक बार एक जागरूक एवं विकासशील सरकार बनाइए और विकासशील सरकार बना के देश के विकास को और आगे बढ़ाइए। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है कि इस तरह की बात बदल गई। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है कि इस तरह की बात बदल गई। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। आरक्षण के पक्षधर है। फिरोजाबाद से सपा के उम्मीदवार अक्षय यादव हमारे साथ है, आइए करते हैं इनसे बातचीत। सर, आप वोटिंग डालने पहले तो अपने निशान दिखा दीजिए, आपने वोटिंग की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ सपा के लिए 3 सीटें बेहद ही प्रमुख हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? सभी मतदाता घर से निकलें और वोट डालने का काम करें और विकास के लिए, नौजवानों की नौकरी के लिए, किसानों के लिए और देश को बचाने के लिए वोट डालने का काम करें। आपने किसानों की, युवाओं की बात करी है, तो क्या आप जनता के बीच में जाके जनता को वो नैरेटिव सेट कर पाए कि लोग आके आपके लिए बटन दबाएं?
जी बिल्कुल कर पाए हैं, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो वो एक तरफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाला है। लेकिन लगातार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार इंडिया अलायंस पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडिया अलायंस के लिए? जी बिल्कुल, हम लोगों ने देखा है कि भाजपा से विकास के मुद्दे, देश के मुद्दे सारे गायब हो गए और हताशा दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आज आपने वोटिंग के प्रति निशान दिखा दीजिए अपना। जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे वोटिंग के लिए कि आइए? जनता को कहना चाहेंगे कि साइकिल का बटन दबाइए, तानाशाही शासन का अंत कीजिए। सर, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राम भक्तों राम विरोधियों के बीच में ये मतदान हो रहा है। ऐसा है, उनसे बड़ा राम भक्त मैं हूँ। ये लोग तो जो लोगों की हत्याएं करवा देते हैं, लोगों को मरवा देते हैं, पुलिस कस्टडी में मरवा देते हैं, ये राम भक्त हो सकते? हो ही नहीं सकते। सैफी परिवार पूरा चुनावी मैदान में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डिम्पल यादव पिछली बार जीती थी, इस बार भारी बहुमत से, उससे भी ज्यादा बहुमत से, 1.5 गुना ज्यादा उससे वोट, 3 लाख से जीती थी, अब की 4.5-5 लाख से जीती। इंडिया अलायंस लगातार आरोप लगा रहा है कि 400 पार का नारा दे रहे हैं क्योंकि संविधान बदलना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये झूठ फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री अब बैकफुट पे आ गए। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। ये 11 ब्लॉक है और धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ पर आने वाले थे, और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ पर आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कि अधिक से अधिक मतदाता निकले और मतदान करें, क्योंकि इसी से एक तय होता है, मतदाता के हाथ में मतदान करना ही है, जिससे वो तय करेगा कि सरकार को आना चाहिए। और इसके लिए सभी, आप भी अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं। रही बात एनडीए 400 पार की, ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हमारी तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, तो मैं उत्तर प्रदेश की 5-6 लोकसभा सीटों पर बहुत काम किया, तो वहाँ पर चुनाव ऑलरेडी पहले हो चुका है, मतदान हो चुका है, तो सीटें जीत भी रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम इस आंकड़े को पार करने में कामयाब हो जाएंगे। निशा जी, अगर वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो कहीं नाराजगी है क्या? नहीं, ये भी हो सकता है। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि मतदाता सोच रहे हैं कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, तो नेचुरली कुछ मतदाताओं के दिमाग में ये भी हो सकता है कि यही सरकार रिपीट होनी है, तो इसलिए भी हो सकता है वोटिंग कम है, तो दोनों ही पक्ष के ऊपर जा सकता है। सर, मैम निशा जी, आप ये कह रही हैं कि मतदाताओं के मन में ये है कि सरकार रिपीट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतदाताओं के मन में कुछ और है और मतदाता प्रेजेंट ही नहीं कर रहा, माइक पर बोल ही नहीं रहा है? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा हुआ है, जैसा जयंत चौधरी नहीं बोले जब पोलिंग बूथ पर वो गए थे, मैं वहां पर मौजूद थी, मैंने ये सवाल उनसे किए थे और बोलने से बहुत बच रहे थे। नहीं, और दो बार भारत रत्न डिक्लेयर करना है, एक बार डिक्लेयर करना है, एक बार देना भी काम नहीं आया पश्चिमांचल में, वोटिंग परसेंटेज आप वहां नहीं बढ़ा पाए। नहीं, वोटिंग परसेंटेज का जो आप कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो, ऐसा ना होने की कारण हम जो मान रहे हैं कि हमारे पक्ष में ये चीज़ जाएगी, सरकार के पक्ष में जाने का कारण ये है कि सरकार ने काम किए हैं और जनता उन चीज़ों को देख भी रही है। ऐसा नहीं होता तो जनता बार बार उस तरफ ना जाती। तो जनता को लग रहा है कि जो विकास की दर शुरू हुई थी 2014 से, वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दों पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर हो, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे पर हो, किसी भी मुद्दे पर आप देख लीजिए तो हर मुद्दे पर उस काम को आगे की तरफ बढ़ाया है। कि किसी भी चीज़ पे आप ये नहीं कह सकते कि इस सरकार ने जो कहा था उसके करने में कोई भी चीज़ पीछे छूट गई। देखिए, कोई 2 दिन में तो सारे काम नहीं होते हैं, 10 साल हुए तो 10 साल में जो काम हुए उनको जनता देख रही है, तो आगे का 5 साल का और मैंडेट देंगी तो और अच्छे काम होंगे। जनता निशा जी देख रही है। मथुरा में मैं मौजूद थी, हेमा मालिनी गाड़ी से उतर करके बूथ का निरीक्षण नहीं करती हैं, सांसद मिलती नहीं है, लोग परेशान हैं, उनसे समय लेने के लिए मीडिया से लेकर के तमाम आदमी लाइन लगाए रहता है, जैसे राज परिवार के गेट पे खड़ा हो। आप किस तरह के काम की बात कर रही हैं? देखिए, जहां पर जयंत चौधरी का बूथ बना हुआ था वहीं के सामने की सड़क नहीं बनी थी। नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि अगर उनको 5 साल मैंडेट दिया तो दोबारा से उनको चुना ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका विकास अच्छा हो रहा होगा, तभी जनता ने उनको दोबारा से चुन के भेजा। अगर विकास आगे बढ़ता रहेगा तो जनता चुन के भेजेगी। ठीक है, चित्रा बाथम जी भी हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। चित्रा जी, आपको क्या लगता है जो ये अभी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज के, तो क्या कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए खुशी की खबर है, बदलाव हो सकता है? देखिए, आप ही के शो पे किसी ने कहा था कि 2014 से मोदी जी दूल्हा तो बने हुए हैं,
ठीक है ना। हाँ, वो दूल्हा जरूर बने हुए हैं, लेकिन संसार तो वो यहाँ पे भी नहीं चला पाए। तो अब की बार 400 पार, यानी संविधान पे वार, ये जो नारा है, ये इन्हीं के नेताओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे से दिया है। ठीक है, तो शायद वो ज्योति मिर्जा जी हो, या अनंत हेगड़े जी हो, या लल्लू सिंह जी हो, या अभी आज आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के एमपी धर्मवीर अरविंद जी, उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें 400 पार इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान बदल सके। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आरक्षण पे तो मोदी जी अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हैं, क्योंकि 10 साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरक्षण पे चोट पी है। भले SC डाइल्यूशन एक्ट को चित्रा जी, कोई एग्जाम्पल देके बताइए कैसे चोट की है। बयानबाजी नहीं, कुछ उदाहरण दीजिए और सेम पेट्रोल का बयान भी बता दीजिएगा। और वही बता दीजिएगा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण क्या है वो भी थोड़ा सा बताइएगा, और उदाहरण से बताइएगा आरक्षण पे कैसे चोट की। उदाहरण के साथ बताइएगा आरक्षण पे कैसे चोट की, उदाहरण के साथ बताइए। मुस्लिम आरक्षण की आप बात कर रहे हैं। नहीं, आपने आरक्षण पे चोट की, आपने कहा 10 साल में मोदी जी ने आरक्षण पे चोट की। बताइए कौन सी चोट की है, चोट की है बताइए ना, चोट की है बताइए। बता रही हूँ ना, एक बात करने दीजिए ना। आप मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, मोदी जी का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया में वायरल हुआ है और आपने भी देखा होगा। अच्छा, जो आप नकली बनाते हैं, जोड़ जाड़ के बनाते हैं, जब मिसा जी का बनाया था, ऐसा वीडियो क्या, उस तरह का वीडियो? 70 मुस्लिम कास्ट, इट इज नॉट अ डीप फेक वीडियो, ओके? तो आप कुछ भी मत बोलिए। 70 मुस्लिम कास्ट को उन्होंने ओबीसी के अंडर में प्रावधान दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे। तो क्या ये मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात नहीं हुई है? आप ही के एनडीए के साथी चंद्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में क्या कहा कि वो तो मुस्लिमों को आरक्षण देने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे एक कॉमन स्टेटमेंट क्या है? आप हम पे उंगलियां मत उठाइए। आप पहले बताइए कि आपने ऑन व्हाट बेसिस 70 कास्ट को गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए मुस्लिमों को आरक्षण का प्रावधान दिया? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओबीसी का पॉलिटिकल आरक्षण किस वजह से खत्म हुआ? एम्पिरिकल डेटा नहीं, कर्नाटक में सवाल ही उठ रहा है, कर्नाटक में मुस्लिम वर्ग को ओबीसी में शामिल करने के पीछे क्या रणनीति आपको लग रही है? चित्रा जी, मैं बोल लूं, आपने बोल दिया, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं एक बार। चलिए एक करके बोलिए चित्रा जी, एक बार मुझे मैं इसका प्रश्न का उत्तर दे दूं। ये बोलना चाहती हूँ कि बुलेट ट्रेन आरक्षण पे आप बोल रहे हैं कि वार है। हाँ, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ये आरक्षण खत्म होने के लिए नहीं हो रही है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मोदी के टाइम में हो रहा है, 90s से नहीं हो रहा है, 90s से नहीं हो रहा है। जब एलपीजी देश में आया तब से हो रहा है, जब नए आर्थिक सुधार आए। ये झूठ बोलना बंद कीजिए। और आप कह रहे हैं कि फलाना जगह कर्नाटक में आरक्षण है या नहीं, आंध्र प्रदेश में आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने की थी या नहीं की थी? भारत के संविधान के किस आर्टिकल से आपने कर्नाटक में मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिया, ये बता दीजिए। अपनी बात छोड़, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा सिंपल आपसे प्रश्न है। और 10 साल में कैसे चोट की आरक्षण के ऊपर, कौन सी आरक्षण में परिवर्तन किया, ये बता दीजिए। आप इस बात से तो ज्यादा दुखी नहीं है कि EWS लागू कर दिया कि जो आपका गरीब व्यक्ति है उसको 10% आरक्षण मिल गया। आप गरीबों के दुश्मन हैं, आपको गरीबी से दिक्कत है कि गरीबों को आरक्षण क्यों दे दिया, ये आपको दिक्कत है। आपको दिक्कत ये है, कांग्रेस को दिक्कत ये है, कांग्रेस ये चाहती है गरीबों का कल्याण ना हो। ठीक है, कांग्रेस ये चाहती है गरीबों का कल्याण ना हो। AK मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या वाकई इस बार मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रही थी AK मिश्रा जी, अगर हम क्षेत्रवार देखें, क्षेत्रवार अगर वोटिंग परसेंटेज पे जाएं, तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदी पट्टी के अंदर जो रुझान था वो रुझान घट रहा है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, अगर परसेंटेज घटेगा तो मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी नेता हो, कि भाई घट रहा है। अगर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कम वोटिंग हुई, इसके पीछे के जो रीज़न है वो बड़े दिलचस्प हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, बंगाल में अगर वोटिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है तो बीजेपी या ममता दीदी के कार्यकर्ता या नेता बहुत एक्टिव है। अब हिंदी पट्टी में अगर वोटिंग कम हो रही है ना, तो उसके पीछे कारण है। आप ये देखिए, बीजेपी के जो दिग्गज नेता होते थे क्षेत्रवार, एक्सेप्ट योगी जी को छोड़ दिया जाए, वो एक्टिव है।
बाकी उनके नीचे के या दूसरे, शिवराज सिंह चौहान का आपने कहीं कैंपेन देखा? जबकि एमपी में एक महीने में 160 उन्होंने दौरा किया था, सभाएं की थी एक महीने में, तब जाकर के एमपी का रिजल्ट बदला था। तो वोटिंग परसेंटेज का ज्यादा होना, ये विपक्ष का भी हाल है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया, यूपी वगैरह की बात करूं तो विपक्ष के भी बहुत सारे दिग्गज नेता आप देखिए तो ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं, एक्टिव नहीं है। तो दोनों मिला करके भाई ओवरऑल वोटिंग तो तभी बढ़ेगा जब पक्ष और विपक्ष दोनों के वोटर निकले। एक प्रश्न और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, लोग बोल रहे हैं वोटिंग परसेंटेज कम है। भाई वोटिंग परसेंटेज कम है तो वो ये एक डेफिनेटली चिंता की बात है कि पब्लिक का रुझान क्यों नहीं है लोकतंत्र में, वोटिंग में। लेकिन 25% वोटिंग होगी ना तो भी तो 542 सीट तो भरेगी ना, संसद की तो सीट पूरी भरेगी ना। पक्ष के कितने होंगे, विपक्ष के? यानी वोटिंग परसेंटेज कम होने से मतलब ये नहीं है कि जी बीजेपी नहीं जीत पाएगी या कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। कितने भी परसेंट वोटिंग हो, सारे संसद की सीटें भरेंगी और उसी में 3 कंडीशन पे सरकार बनेगी। एक पार्टी जीत जाए, दूसरी हार जाए, दूसरी जीत जाए, पहली हार जाए, या कुछ नियर बाई टाइप का, हंग टाइप का बने बाद में कि हमें और किसी के समर्थन। आइडियल कंडीशन तो 3 होगी। वोटिंग परसेंटेज कम होना, लोगों में लोकतंत्र के प्रति उत्साह कम होना, पक्ष विपक्ष दोनों का, ये गंभीर विषय है। बिल्कुल। बाकी सरकार तो किसी न किसी ओंकारेश्वर जी मैं आपके पास आऊंगी। उदासीनता का देखिए सर यहाँ पर जिक्र हो रहा है। उदासीनता 2 विषयों को लेकर के हो सकती है। उदासीनता पहली कि जो मौजूदा सरकार है उसने ये सोच लिया सरकार तो हमारी बनने जा रही है, इस वजह से वो एक्टिव मोड में नहीं है। और दूसरा ये विपक्ष ने ये सोच लिया भैया हमको तो मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास सीएमपी नहीं है, हमारे पास तमाम चीजें नहीं है, तो हम मेहनत करके करेंगे क्या। शायद इस वजह से भी उदासीनता हो, जो मुझे लगता है। नहीं, मैं इसमें लाग लपेट नहीं रखना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, सत्तारूढ़ दल के पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, उसमें प्रधानमंत्री के बड़े बड़े शोज तो नज़र आ रहे हैं, रोड शोज नज़र आ रहे हैं, अमित शाह के भी रोड शोज नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी इलाकों में आप देखेंगे तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वो चुप बैठा हुआ है। कार्यकर्ताओं में एक मायूसी है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आ रहा है जैसा 2014 में या 19 में नज़र आ रहा था। इसके विपरीत जिन लोगों के पास विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष का निश्चित रूप से उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया है, जो हमारे अंदर एक बैठा हुआ है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जब से ये साझा सरकारों का दौर चला है तब तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करता था। लेकिन ये बात जान लीजिए कि उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादातर मुद्दों पे एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। तो चाहे उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मीडिया के लिए ना बनाया हो, देश के लिए ना बनाया हो, लेकिन चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर वो एक साथ मिलके और लड़ाई लड़ रहे हैं। ओंकारेश्वर जी, एक बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 3 बजे तक 50.71% मतदान हुआ है। असम में 3 बजे तक 63.08% मतदान। वहीं बिहार की बात करें तो ये आंकड़ा 46.69% है। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं वोटिंग परसेंटेज के, वो है 46.78%। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 बजे तक यह आंकड़ा 54.09% का है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 58% वोटिंग हुई है, 58.19% वोटिंग दर्ज की गई है। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 42.63%, महाराष्ट्र पिछड़ गया थोड़ा सा। बिल्कुल। और दादर और नागर हवेली दमन द्वीप की बात करते हैं तो 52.43% ये वोटिंग है। गोवा में 3 बजे तक जो आंकड़ा है वो 61.39% वोटिंग, यहाँ पर थोड़ी सी वोटिंग बढ़ी है। वहीं गुजरात की बात करें तो 3 बजे तक यहाँ पर 47.03% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में 3 बजे तक का जो आंकड़ा निकल कर आया वोटिंग परसेंटेज का, वो है 54.20%। तो लगातार मिले जुले आंकड़े आ रहे हैं। असम में हालांकि काफी वोटिंग हुई है। और अगर हम बात करें पूजा पश्चिम बंगाल की तो वहां धुआंधार वोटिंग हो रही है। तीनों फेज की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल ही आगे है। पश्चिम बंगाल आगे। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से वोटिंग बहुत स्लो चल रही है, ये अपने आप में हाईलाइट पोजीशन है। ओंकारेश्वर जी, सवाल आप पर ही खत्म हुआ था, आपके पास ही मैं दोबारा आऊंगी सर। गोवा में 61% वोटिंग, और गोवा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको लेकर के कहा जा रहा है इस समय गोवा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 3 गुना ज्यादा है। बड़ा रीजन है सर वोटिंग हाई होने का। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हाई है तो कहीं ना कहीं ये बात नाराजगी भी हो सकती है
या कई बार ऐसा है कि जो वेव है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है इतनी दूर से कि वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन हम उससे ज्यादा चिंतित हैं गुजरात में 46% कैसे इतना कम वोटिंग कैसे हो रहा है, वहां बहुत जल्द आंकड़ा कम हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में देखिए वहां बहुत आंकड़े कम हो रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं में जो उदासीनता है, क्या मतदाताओं के अलावा हमारे कार्यकर्ताओं में भी उदासीनता है? ऐसा हो रहा है। ये देख के मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कोई वेव है? वेव जो नहीं, अभी वेव तक नहीं है, हाँ। वेव नहीं है। जहां देखिए दो ही वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ता है, या तो इन फेवर हो या इन अगेंस्ट हो। जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो इन बल्क जाके वोट करता है, या बहुत खुश होता है कहता है इसको जिताना है। इसीलिए 2014 और 19 का हम बार बार जिक्र करते हैं कि उस समय मोदी वेव और राष्ट्रवाद का ज्वार दोनों था, तो 66 और 67% तक वोटिंग हुई। और राम मंदिर का एक राज्य का मैं यहाँ पर सर जिक्र वही करना नहीं नजर चाहूंगी। आ रहा है। जो राम मंदिर का मसला है वो अधिकांश राज्यों में कोई मुद्दा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में दोनों में कहीं कोई उत्साह उसका नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि राम मंदिर बन गया, अब लोग संतुष्ट हैं, ठीक है भाई, घर में पूजा करते हैं, अब उसके लिए फिर आंदोलन क्या करें, अब उसके लिए आगे क्या करना है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है वो लगभग खत्म हो गया है। आलम बहन जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव, हरियाणा के अंदर मौजूदा समय सरकार ने, विधानसभा का जिक्र लोकसभा के कंपैरेटिवली मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि थोड़ा सा तुलना करने में आसानी हो जाए। हरियाणा के अंदर बीजेपी ने अपने जो तमाम कैंडिडेट्स थे उसमें लगभग 50% से ज्यादा 60% के करीब अपने कैंडिडेट्स चेंज कर दिए। मौजूदा जो सिटिंग उनके सदस्य थे उनको उन्होंने चेंज कर दिया, चेहरा बदल दिया, इम्पैक्ट आया, हंग असेंबली बनती है और उसके बाद हरियाणा में सरकार बीजेपी की रहती है, लेकिन चोट पड़ती है और अब जाकर के विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल का चेहरा बदलना पड़ा है। अब आते हैं लोकसभा चुनाव में। मौजूदा समय में सर बहुत सारे सिटिंग जो सांसद हैं उनके चेहरे बदल दिए गए हैं। क्या ये भी एक उदासीनता या जनता के बीच में मैसेज है, अगर काम बहुत अच्छा किया तो चेहरा क्यों बदलना पड़ गया? देखिए, हम अगर देखें अभी कल परसों में प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उनका कहना ये था कि भाई देखो काम करना पड़ेगा, और काम के साथ क्या है कि अगर बाहर के लोग भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं, दूसरी जगह से, दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं, तो ये एक चुनौती देते हैं, इससे कार्यकर्ता एक्टिव होता है। लेकिन अभी जो ओमकारेश्वर जी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि मैं देख मिश्रा जी की बात भी तो हो सकता है सर। निपुण जी, आप ये कह रहे हैं कि जो पैराशूट कैंडिडेचर हो रहा है इससे भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो कार्यकर्ता जमीन पे 5 साल तक काम कर रहा है, एक उम्मीद है कि भाई 5 साल चुनाव होंगे, शायद हमारा कोई नंबर आएगा, हम चुनाव लड़ेंगे, हम कोई कार्य करेंगे। लेकिन जो पैराशूट हो रहा है, पैराशूट वाला क्यों आ रहा है? क्योंकि वो भी एक लालसा में आ रहा है कि मैं जैसे ही जाऊँगा मुझे बड़ा ओहदा मिलेगा, मुझे बड़ा टिकट मिलेगा, तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो वो आएगा नहीं। अब तो जो आपके ये बीजेपी के अंदर जो ऊपरी कमान है या ऊपरी जो कार्य मतलब लीडर्स हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो ज़मीन पे आपके लिए मर रहा है, खप रहा है या लड़ रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी कहना ये था कि हमारी पार्टी आज इतनी बड़ी है कि जिसमें हम सभी को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चुनाव लड़ना, कोई भी पार्टी में एक्टिव होता है या कोई भी कार्यकर्ता जुड़ता है तो कहीं ना कहीं ये सपना जरूर रखता है कि मैं एक दिन चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़कर मैं भी सांसद या विधायक बनूंगा, कहीं ना कहीं उसके मन में बात रहती है। लेकिन जब आप लगातार इस प्रकार का देखें, चाहे 2019 की बात करें, 2024 की बात करें, तो ये दोनों ही चीज़ें, 14 में ऐसी बातें नहीं थी। 14 में जो बीजेपी का मेन जो कार्यकर्ता था वो बहुत एक्टिव था, लेकिन 19 और 24 में दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे अभी शेखर सुमन जी की बात करें, गौरव बल्लभ की बात करें, अभी जो कांग्रेस की सर बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। क्लासिक एग्जांपल नवीन जिंदल, क्लासिक एग्जांपल। नहीं, अब तो मुझे लग रहा है कहीं रॉबर्ट्स वाड्रा 4 जून के बाद ना आ जाए, उनको टिकट नहीं मिला अमेठी से, तो वो भी हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे लोग इस प्रकार से आ रहे हैं कि और उनको एक्सेप्ट भी करने की बीजेपी उनको एक्सेप्ट भी कर सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे छवि पर क्या असर पड़ेगा बीजेपी की, जहाँ पे कार्यकर्ता कैडर की बात होती थी, अगर ऐसे ही पैराशूट लैंडिंग होती रही, ऐसे ही कैंडिडेट्स मिलते रहे, तो फिर क्या असर लग रहा है आपको? छवि पे जो असर पड़ेगा वो असर अभी पड़ रहा है और उसके परिणाम दिख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये परिणाम और बढ़ जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, एके मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगी सर। सियासत को बहुत करीब से आपने देखा है, एनालिसिस भी आप करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं सर। उदासीनता एक बहुत बड़ा विषय तो है ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर 400 पार का नारा आपसे ने लगभग 3 महीने से लगा रहे हैं,
और 370 आर्टिकल का जिक्र जैसे ही हटा वैसे उन्होंने कहा कि भाई 370 पे बीजेपी आ रही है, लेकिन अगर ये आंकड़े को टच नहीं कर पाती है बीजेपी या 303 के आंकड़े से कम भी रह जाती है, क्या मैसेज है सर? देखिए, दो चीजें हैं, मैं विपक्ष को बार बार बोलता हूँ कि पहले ये समझ लीजिए कि 400 पार का नारा क्यों लगा था। इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो बीजेपी के पास ऐसी रिपोर्ट रही हो ग्राउंड लेवल पे, चूंकि उनका तंत्र बहुत मजबूत है कि भाई ये चीज हो जाएगी, तो उसके लिए लगाया। एक दूसरी चीज और है, मैं आपको बता दूं, जो स्क्वायर यार्ड होते हैं, मतलब चालें जो होती हैं राजनीति में, वो क्या होती है, रणनीति जो होती है कि 400 पार का नारा 3 महीने पहले से देना शुरू किया। वोटरों, कार्यकर्ताओं और विपक्ष के मन में ये बैठा देना बैक ऑफ द माइंड कि जैसे एक प्रोग्राम किया जाता है कि 400 पार हम आ रहे हैं, हमारा टारगेट है। 400 पार आ गया तो बहुत अच्छा, लेकिन आज भी भले प्रधानमंत्री मोदी ने छोड़ दिया, लेकिन पक्ष विपक्ष, मतदाता, मीडिया, वक्ता, प्रवक्ता, नेता, एंकर सब 400 पार की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको फिट कर दिया गया है। तो ये यानी कि आप ये मान रहे हैं कि छोड़ दिया है? 400 अगर नहीं आएगा तो 370 आ जाएगा, 320 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 272, तब भी तो कानूनी रूप से 272 भी अगर आते हैं और सरकार इनकी बनती है तो पीएम उतने ही मजबूत होंगे, एमपी को वही सुविधाएं मिलेंगी, सारे मिनिस्टर्स को वही सुविधाएं मिलेंगी। तो ये मुद्दा देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ पे तो सरकारें 55 साल तक ऐसे भी चली। अच्छा, इस बयान का कोई तोड़ विपक्ष के पास नहीं है? 370 400 पार का कोई तोड़ ओंकारेश्वर जी विपक्ष के पास नहीं है? इतना ही तोड़ काफी है कि वो कहते हैं कि ये जुमलेबाजी है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो यही कहते हैं कि अगर ये 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं, नहीं, आप देखिए तो 25 लाख भी दे देते, 3 50 की लाख भी वोटिंग ऑन हो चुकी रिकॉर्ड, है, वो अभी भी आंकड़े यही कहीं नारा से दिया भी जाएगा। तो जिस देखिए इस तरह के कर्नाटक में आपने कितने कहा था कि कितने आएंगे और कितनी आ गई वहां पे सीटें, विधानसभा में आपकी सरकार चली गई। तो ये जो जिस तरह का पॉलिटिकल झूठ, पॉलिटिकल टारगेट रखना एक बात है, कुछ भी कह देना कि इतना आएगा। नीतीश कुमार ने कहा तो 4,500 आएंगे, क्या 4,500 सांसद इस देश में हैं? तो कोई कुछ भी कह देगा। बात कर रहे थे खेमचंद सारे स्टेट जी, में विधायकों को मिला के 4,500 है। बहुत देर से शांत बैठे हैं सर, वापस से सवाल वही आ गया। मोदी जी ने दिमाग में बैठा दिया 400 पार। शायद आप भूल गए। हाँ। जोड़ के जो याद दिला रिवोल्यूशन दीजिए है सर, उनको आपने याददाश्त सेकंड कमजोर हो सिटीजन सकती है बना हमारी, दिया। याददाश्त कमजोर हो सकती है हमारी, याद दिला दीजिए, जनता को भी याद दिला मैंने तो दीजिए। याद दिलाया, लेकिन शायद रिमोटली बैठने का वो नुकसान था, मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत अच्छे इनपुट आ रहे हैं। वोट परसेंटेज कुछ कम हुआ है, रिवाइज होके आप देखेंगे जो वोट परसेंटेज फेज 1 फेज 2 का आया है वो फार बेटर है। जो इमीडिएट जो आंकड़े दिए थे वो आंकड़े थोड़े से कम थे, तो उससे ज्यादा डर लगा रहा था। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब शाम को पूरे आंकड़े आएंगे और रिवाइज आंकड़े आपको जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे आंकड़े रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग, और हमारी लीडरशिप ने भी प्लान बनाया है कि वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हो। और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कम होने से नुकसान होता है, ये पैटर्न रिवर्स भी दिखाई दे रहा है कि जो विपक्ष दो राज्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं खेमचंद जी, दो राज्यों के बारे में भी बात कर लेती हूँ। असम और गोवा, असम में 63.08% वोटिंग हुई है, गोवा में 61, इसका भी थोड़ा सा विश्लेषण कर दीजिए सर। नहीं, देखिए आसाम में अच्छी वोटिंग हुई है, अच्छी वोटिंग पे सवाल कर रही हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि आसाम में क्या है, वहाँ विपक्ष और पक्ष दोनों में जबरदस्त टक्कर है। और जो विपक्ष है वो भी शांत नहीं बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं खेमचंद जनता कुछ बदलाव चाह रही है यहाँ पर खेमचंद जी? विपक्ष तो बदलाव चाहता है, लेकिन जो पक्ष है प्रो इनकम्बेंसी वहाँ पे है आसाम में। जनता का मूड कहीं पलट तो नहीं रहा है यहाँ पर? गोवा सर, गोवा इलैबोरेट कीजिए। गोवा में भी हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, मुस्कुरा रहे हैं। वहाँ छोटा सा एरिया है और छोटे से एरिया होने की वजह से वहाँ पे बेटर तरीके से रीच आउट हुई है। जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की बात है, वहाँ पे रिमोट एरिया से एरिया की एक रिपोर्ट आई थी सर, उस छोटे से एरिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बड़े से देश के मुकाबले 3% ज्यादा है सर, 3 गुना ज्यादा है। कहाँ पे ज्यादा है? गोवा सर, नीति आयोग की रिपोर्ट है सर, नीति आयोग, प्रधानमंत्री जिसके हेड होते हैं। नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट है तो नीति, देखिए जो एम्प्लॉयमेंट के नेचर है, गोवा में क्या है, वहाँ पे टूरिज्म है, और टूरिज्म में है तो वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से रिकॉर्डेड हुआ है नहीं हुआ है वो फैक्चुअल देखना पड़ेगा। वो रिपोर्ट जिसको आप रेफर कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के
आयोग ने गलत आंकड़ा दे दिया जिसके हेड है। नहीं, गलत दिया नहीं दिया, मैं उस पर कमेंट देखने के बाद करूंगा, वो रिपोर्ट मैंने देखी नहीं। लेकिन गोवा में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत है, आप गोवा गए होंगे या फिर आपने गोवा के बारे में जब पढ़ा होगा, वहाँ पे टूरिज्म, और टूरिज्म के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पे सब लोग अपना टूरिज्म के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट वे में अपना रोजगार करते हैं, और रोजगार वहाँ पे है। और सरकार तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी बहुत लंबे समय से बीजेपी की रही है, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करवा पाया? आंकड़े कम से कम बेहतर रहते हैं आपके पास। आप शायद आप उस चीजों को फिर से डिफरेंटली ले रहे हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ऑर्गेनाइज सेक्टर में सभी को लेना। ठीक है, ओंकारेश्वर जी इसको थोड़ा और बेटर समझा पाएंगे। ओंकारेश्वर जी देखिए, मुझे लगता है कि कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर जो है सत्तारूढ़ सरकार उनको पेशकश कर रही है। मुस्लिम रिजर्वेशन पे एक में कैन आई कंप्लीट प्लीज? मुस्लिम रिजर्वेशन तो आपका फेवरेट विषय है, उस पे जरूर आप कंप्लीट कर लीजिए। केमचंद जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। मुस्लिम रिजर्वेशन पे आप बोलिएगा, बहुत तफसील से बोलिएगा सर। ओंकारेश्वर जी से सुन लेती हूँ। दूसरी डिबेट में जाना है, आपने पूरे 1 घंटे में एक बार मौका दिया है। चलिए ठीक है, पहले केमचंद जी आप अपनी बात रख दीजिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए। नहीं, जो रिजर्वेशन पे विपक्ष ने अफवाह फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन खत्म करेगी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करेगी, एससी का रिजर्वेशन खत्म करेगी, तो आज इनकी पोल खुल गई है। लालू प्रसाद यादव मतलब आप अनएम्प्लॉयमेंट पे बोल नहीं पाए तो आप मुस्लिम रिजर्वेशन पे आ गए। ओंकारेश्वर जी 30 सेकंड सम अप कीजिए सर। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां ये बोल नहीं पा रहे हैं। मणिपुर का ऐसा मुद्दा है जिस पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे तो छूना भी नहीं चाहते हैं। किसानों को आय दुगुनी करने का मसला है, उस पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे एक दो जब इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि सांसद जो है वो गाँवों को वो एडॉप्ट करेंगे, और हर साल एक सांसद जो है एक गाँव को एडॉप्ट करेगा। आज 9-10 साल के बाद हर सांसद को कम से कम 9-10 गाँव को एडॉप्ट करके उसको मॉडल विलेज बना देना चाहिए था। वो सब योजनाएं कहाँ चली गई, उनको कुछ याद भी नहीं रहता। गाँव को गोद लेने का आलम तो ये है कि माला राजलक्ष्मी शाह उत्तराखंड के अंदर, मैं ग्राउंड पर कवर कर रही थी, उन्होंने किस गाँव को गोद लिया है ये तक कार्यकर्ता बता नहीं पाए। बहुत शुक्रिया, आप चारों का ही हमारे साथ 5-6 लोग जुड़े हुए हैं। आप 6 लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बुलेटिन लगातार जारी है, लेकिन हाँ, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि आप ही की मेहनत है जो परसेंटेज में रिफ्लेक्ट हो रही है। कई क्षेत्रों में वोटिंग अच्छी है और वोटिंग का जो परसेंटेज है वो संकेत कर रहा है कि आप जागरूक हैं।